तो आपके घर में जब कोई सामान आता है तो आप खुश होते होंगे और उसकी खुशी मनाते भी होंगे। उसके बारे में पूरी तरह जानने की जिज्ञासा भी आप में होती होगी। इस बात को अगर विस्तार दें तो देश में भी, देश ही आपका घर है और 140 करोड़ लोग इसके सदस्य हैं। ऐसे में जब देश रूपी घर में किसी नए सामान की डिलीवरी होती है तो ये हर देश प्रेमी के लिए एक खुशी का अवसर होता है। ऐसी एक महत्वपूर्ण डिलीवरी हुई है और ये खुशखबरी हम सत्ता में सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहते हैं। देश में डिलीवर हुए इस सामान का नाम है S-400। यूक्रेन से चल रही भीषण बारूदी जंग के बीच रूस ने मित्रता निभाते हुए भारत में S-400 की तीसरी डिलीवरी दे दी है। दिसंबर 2021 में पहली बार खेप भारत पहुंची थी जिसमें 8 मिसाइल लॉन्चर थे। आज वो पठानकोट के पास तैनात हैं। इसके बाद अप्रैल 2022 में दूसरी खेप पहुंची थी, इसमें भी 8 मिसाइल लॉन्चर थे। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सुरक्षा में तैनात है। अब तीसरी खेप भारत पहुंच चुकी है। ये भी 8 मिसाइल लॉन्चर से लैस है। बताया जा रहा है कि इसकी तैनाती देश की पश्चिमी सीमा पर हो सकती है। ये देश की मजबूत होती ताकत का साक्षात प्रमाण है और देश की तरफ आंखें उठाकर देखने वाले दुश्मनों के लिए मौत का समान है। भारत ने रूस से साल 2018 में 35,000 करोड़ रुपए में बड़ा रक्षा सौदा किया था, जिसके तहत S-400 के 5 स्क्वाड्रन रूस से भारत को मिलने थे। S-400 कितना घातक है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसका एक सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक के हमले को रोक सकता है। इतना ही नहीं, दुश्मन के मिसाइल को ट्रैक करके हवा में ही उसे ध्वस्त कर सकता है। सिर्फ 60 सेकंड की न्यूज डील में S-400 की ताकत की समेटने की जो कोशिश हमने की है, इसे घर में डिलीवरी के बाद होने वाले डेमो समझ करके आप देखिए। तो सियासत में सत्ता पाने की होड़ में नेताओं के लिए रंग बदलना आम बात है, लेकिन जब सवाल देश का हो, जब सवाल देश के लिए कुर्बान सपूत का हो, जब सवाल राष्ट्रवाद का हो, तो मौका परस्ती और नजरअंदाज करने के मायने अहम हो जाते हैं। बिहार के वैशाली में कुछ ऐसा ही हुआ। जिस गलवान का नाम सुनते ही पूरे देश का खून खौल गया था, आज उसी गलवान में शहीद जयकिशोर सिंह के पिता के साथ बदसलूकी की गई। लेकिन इस पर देश का खौलता खून अब शायद पानी बन चुका है। कानून के रक्षक पर ही देश के रक्षक रहने वाले शहीद के पिता के अपमान के आरोप लग रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि नेता ऐसी घटनाओं को फोटो अपॉर्चुनिटी मानकर शहीद परिवार के साथ बैठते हैं और संवेदना व्यक्त करते हुए तस्वीरें खिंचवाते हैं। ऐसे मौकों की कुछ तस्वीरों में 2 हाथों के बीच फंसा चेक भी दिखता है, जिसमें एक राशि होती है और उस राशि के साथ एक अदृश्य बात निहित होती है कि हम आपका ध्यान रख रहे हैं, आप राजनीतिक परीक्षाओं में हमारा ध्यान रखिएगा। फिर जब थोड़ा समय गुजर जाता है तो सारी संवेदनाएं भाप की तरह उड़ जाती हैं। आरोप है कि बिहार के वैशाली में गलवान के शहीद जयकिशोर सिंह के पिता के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। स्मारक बनाने को लेकर जमीन के विवाद में पुलिस उन्हें घर से घसीट कर ले गई। सीसीटीवी तस्वीर में दिख रहा है कि पुलिस वाले शहीद के पिता को गाड़ी में बिठा रहे हैं। आरोप है कि इस दौरान बदसलूकी की गई, जबरदस्ती थाने ले जाया गया। शहीद की मां ने रोते हुए पूरी कहानी को बयां किया है, जबकि पुलिस के पास अपनी दलील है। सिर्फ 111 सेकंड की न्यूज रील में पूरी कहानी को समझिए। हमारा इतने लेगल पति के हमरा कोई कसूर ना।
थाना प्रभारी साहब आए थे 3-4 गाड़ी से और पिताजी को यहाँ से अरेस्ट कर लिए और अरेस्ट जो है घींचते घांचते और 2-3 फैट पीछे से चला भी दिए और गाड़ी में यहाँ से जब अरेस्ट कर ले गए हैं तो अभद्र माने गाली दिए हैं तो मारपीट किया गाड़ी में और थाना पर भी ले जाकर 2-4 चाटी मारा है। पूरा अतिक्रमण किया हुआ है तो इस चीज़ के लिए बार बार समझाया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके पूरे ज़मीन को कवर करते हुए उनके पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण किया हुआ है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस कारण में केस हुआ था और जिसमें उनकी अरेस्टिंग हुई है। उनको सम्मानित करने की बात होनी चाहिए और जिस तरह घसीट के ले गया या किसी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और ये लेकिन इस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सरकार का मंत्री सेना के खिलाफ सेना को अपमान करने वाला बयान दे रहा हो उसमें क्या आम लोग क्या सरकार से उम्मीद की जा सकती है। जय किसान अमर रहे, जय किसान अमर रहे। करीब 3 साल पहले की बात है, 15 जून 2020। यही वो तारीख थी जब कटीले तार वाले डंडों से लैस चीनी सेना के जवानों से भारतीय जवानों की झड़प हुई थी। लद्दाख की गहलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत की तरफ से वैशाली जिले के जवान जय किशोर सिंह भी थे, जो माइनस वाले तापमान में कटीले तार का करारा जवाब अपने बाहुबल से दे रहे थे। चीन की साजिश को नाकाम करते देश के लिए कुर्बान वो हो गए थे। उस वक्त पूरे देश में राष्ट्रवाद का तापमान हाई था। बिहार के वैशाली के इस शहीद का नाम हर किसी की जुबान पर था। ऐसे परिवार पर पूरे देश को फख्र था, लेकिन कुछ ही साल में इस फख्र को लेकर सरकारी फर्क भी आ गया। आपको बताते हैं कि कैसे जय किशोर सिंह की शहादत के बाद सियासी संवेदनाओं का सैलाब आया था। उस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी खुद शहीद के परिवार वालों के बीच दर्द बांटने पहुंचे थे। शहीद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी राष्ट्रवादी संवेदनाओं को प्रकट किया था। शहीद के पिता के साथ, शहीद के परिवार वालों के साथ फोटो खिंचवाई थी। शहीद के पिता को कैमरे के सामने चेक भी थमाया था। संवेदनाओं के थर्मामीटर पर देश के राष्ट्रवादी तापमान को भांपते हुए उस वक्त बिहार के नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी यादव भी शहीद के घर पहुंचे थे। शहीद परिवार को सांत्वना देने के लिए, बलिदान को याद करने के लिए आज तेजस्वी यादव सत्ता में हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। आज उन्हीं शहीद के पिता के साथ पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये संवेदनाएं शायद सत्ता और मौसम की तरह बदल चुकी। उस वक्त शहीद की मां को सांत्वना देने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी पहुंचे थे। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज शहीद के स्मारक के लिए जमीन पर विवाद है। पुलिस शहीद के पिता को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन संवेदनाएं शांत हैं। खौलता खून अब ठंडा पानी बन चुका है। और कुछ पॉइंट्स में आपको ये पूरा विवाद बता देते हैं। बिहार के वैशाली में शहीद की याद में स्मारक बनाने को लेकर विवाद है। पुलिस का कहना है कि शहीद जय किशोर सिंह का स्मारक सरकारी जमीन पर बना है। शहीद के पिता और ग्रामीणों ने मिलकर स्मारक बनवाया है। वहीं गांव के दलितों ने स्मारक बनाने के बहाने सड़क पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। दलितों ने शहीद के पिता के खिलाफ केस भी दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने शहीद के पिता को गिरफ्तार किया। शहीद के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने शहीद के पिता के साथ मारपीट की, जबरदस्ती गाड़ी में उनको बैठाकर थाने ले गई। तो हर खबर को लेकर सबका अपना नजरिया होता है, लेकिन जब खबर देश से हो और शहादत से जुड़ी हो, राष्ट्रवादी संवेदनाओं से जुड़ी हो, तो इसे सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए और ना ही सियासतदानों की संवेदनाएं मौसम की तरह बदलनी चाहिए। नजरिया सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, बल्कि देश के उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी रक्षा के लिए देश के पराक्रमी जवान खून जमाने वाली ठंड में भी मुस्तैद रहते हैं और ये जिम्मेदारी निभाते हुए शहीद होने पर भी वो अपने परिवार की जिम्मेदारी देश के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में अभी चीन पाकिस्तान हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, देखिए कैसे सोशल मीडिया पर ये टॉपिक्स ट्रेंड करने लगते हैं। लेकिन इस घटना को हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, ना तो ये खबर कहीं किसी हेडलाइंस में है, ना ही सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रही है। और सत्ता में अब बात यूपी की, जहां कुछ तस्वीरों के जरिए नई सियासी तकरीरें लिखी जा रही हैं।
मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का या सूचना पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि अब ये सियासी जंग की भी अहम टूल किट है। यूपी में इसी सोशल मीडिया पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच फोटो वाली फाइट छिड़ी हुई है। तस्वीर है LLB के छात्र सदाकत खान की, जिसे उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सदाकत खान अतीक अहमद के परिवार का भी करीबी है और आरोप है कि अतीक अहमद के इशारे पर ही सदाकत ने उमेश पाल के मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। सदाकत अभी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इसी सदाकत पर कैसे आज यूपी की सियासत का तापमान अचानक से बढ़ गया, ये भी समझिए। सबसे पहले आज बीजेपी ने सदाकत खान के साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एक तस्वीर को शेयर किया और दावा किया कि उमेश पाल मर्डर केस का मुख्य आरोपी सदाकत समाजवादी पार्टी का करीबी है। इसके बाद यूपी की सियासत महाभारत में बीजेपी की पूरी फौज समाजवादी सेना पर जुबानी तीर चलाने मैदान में आ गई। लेकिन थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी की ओर से जारी एक तस्वीर से इस सियासी संग्राम में नया ट्विस्ट आ गया। एसपी ने उसे सदाकत की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके जरिए बीजेपी ने अखिलेश को घेरने का प्लान बनाया था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने जो तस्वीरें पोस्ट की उसमें सदाकत बीजेपी की पूर्व विधायक नीलम करवारिया के पति के साथ नजर आ रहा था। इसी के जरिए समाजवादी पार्टी ने उमेश पाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड सदाकत को बीजेपी नेता का करीबी बता दिया। समाजवादी पार्टी के अधिकारी ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को पोस्ट करने के साथ उसमें लिखा गया कि सदाकत उस वक्त बीजेपी का सदस्य था जिसकी फोटो सपा के साथ जोड़ी जा रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक नीलम करवारिया के घर पर नीलम के पति उदयभान करवारिया के साथ सदाकत की फोटो बीजेपी के साथ इस घटनाक्रम का कनेक्शन बताती है। इससे पहले भी एक बीजेपी नेता राहिल इस केस का मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए उमेश पाल की हत्या बीजेपी ने ही कराई है। इसके बाद दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जबरदस्त शब्दबाण छोड़े गए। इसी पर हमने आपके लिए एक रील तैयार की है, जिसे आप देखिए और उसके बाद इस कहानी को हम आगे बताते हैं। ये सरकार सोचती है डायलॉग से किसी को सता के नफरत फैला के लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकती है। और ये अमेठी की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी डबल एंड ट्रिपल मर्डर हो चुका है अमेठी में। अभी तो श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी इन्हीं लोगों के संरक्षण में है और इसलिए कहीं फोटो आ जाए तो आश्चर्य क्या है। इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है और उसी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। ये पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं और हम कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर तेरा सदाकत वाली इस सियासी जंग में किसके आरोप सच्चे हैं, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही सदाकत की तस्वीर को लेकर एक दूसरे पर सवाल उठाए। वो दोनों तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें आपको पूरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ हम आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं और उन दो तस्वीरों के जरिए कैसे ये पूरी की पूरी राजनीति चल रही है उसको समझिए। एक तस्वीर ये आरोपी सदाकत है और जो कि इस वक्त अखिलेश यादव के साथ तस्वीर शेयर की गई, ये बीजेपी की तरफ से शेयर की गई। और दूसरी तस्वीर इस आरोपी सदाकत की है, ये बीजेपी की विधायक है, उनके पति के साथ तस्वीर उसकी शेयर की गई। और समाजवादी पार्टी का ये भी आरोप है कि ये बीजेपी का सदस्य भी रह चुका है। जिस सदाकत खान को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और एसपी एक दूसरे को सियासी तेवर दिखा रहे हैं, उसे एसटीएफ ने सोमवार को गोरखपुर से गिरफ्तार किया। दावा है
कि सदाकत नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच गए। इसके बाद सदाकत ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। खुलासा नंबर 1, उमेश पाल के मर्डर के लिए 6 नहीं बल्कि 13 शूटर पहुंचे थे। दावा है कि 6 शूटर मर्डर में शामिल थे, जबकि 7 शूटर बैकअप का इंतजार कर रहे थे। खुलासा नंबर 2, उमेश पाल की हत्या की साजिश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रची गई थी। सदाकत ने बड़ा खुलासा यह भी किया कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में बाहुबली पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का अहम रोल है। ये दोनों जेल से ही व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ते थे। माना जा रहा है कि पुलिस के डंडे के सामने सदाकत के हलक से ऐसे कई राज निकल सकते हैं जिससे उमेश पाल के हत्यारों तक पुलिस पहुंच सके। सदाकत खान को लेकर यह भी दावा है कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस के मुताबिक इसी हॉस्टल के हॉल में उमेश पाल के मर्डर के लिए पहली मीटिंग हुई और हत्या की साजिश रची गई थी। टीवी 9 संवाददाता आज उसी मुस्लिम हॉस्टल में पहुंचे। राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्लिम हॉस्टल के पास, कहते हैं अंदर ले चलेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से 3 बड़े खुलासे हैं जो सदाकत के पकड़े जाने के बाद निकलकर सामने आया है। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो 36 नंबर कमरा जहां पर सदाकत अली जो है वो यहां पर अवैध रूप से रहता था और LLB की पढ़ाई कर रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं उस कमरे पे जहां पर बताया जा रहा है कि 36 नंबर कमरा है जहां पर सदाकत अली जो है वो यहाँ रहते थे। आप देख रहे होंगे यही 36 नंबर कमरा है जस्ट बगल में, और ये लगभग जितने भी हैं कमरे उनमें ताले लगे हुए हैं। आप ये भी देख रहे होंगे यहाँ पर भी जो है ताले लगे हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि इन्हीं कमरों के अंदर से बैठ के पूरी साजिश जो है वो रची गई है, कहते हैं। तो ये आप कमरा देख रहे हैं, इस पे नंबर भी लिखा हुआ था 36 नंबर। इसी कमरे में वो अवैध रूप से कई महीनों कई सालों से यहाँ पर रह रहा था, क्योंकि ये अलाटमेंट इस कमरे की सदाकत अली के नाम से नहीं है, किसी और के नाम से है। लेकिन यहीं से बैठ के पूरी भूमिका की साजिश रची गई और यहीं से बदमाश निकलने के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिए हैं। सबसे अहम चीज जो आपको बताने जा रहे हैं हम, कि ये बगल में 36 नंबर कमरा था, उसके बगल में ये हॉल है। बताया जा रहा है कि इस हॉल के अंदर पहली पूरी मीटिंग की गई है, जहाँ पर जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे जिनको वारदात को अंजाम देना था वो यहाँ पर मौजूद थे। जहाँ पर पूरी प्लानिंग हुई, पूरी बातचीत हुई। बातचीत के बाद कमरा नंबर 36 जो बगल का कमरा है जिसको पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस भरपूर एक्शन मोड में है। इसका सबूत वो सोमवार को अरबाज के एनकाउंटर से दे चुकी है, लेकिन पुलिस के साथ अब बुलडोजर वाले इंसाफ की भी तैयारी हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। सीसीटीवी से शिनाख्त करने के बाद सभी हत्यारों की लिस्ट प्रयागराज प्रशासन को भेज दी गई है और अब प्रयागराज प्रशासन आरोपियों की संपत्तियों की पहचान कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के धूमनगंज और सिविल लाइंस इलाके में कुछ घर इसके लिए चिन्हित भी कर लिए गए हैं। अब घटना में शामिल अपराधियों के घरों से जुड़े कागजात की भी जांच की जा रही है। प्रशासन अपराधियों के घरों का नक्शा भी खंगाल रहा है। एक बड़ा अपडेट यह भी है कि उमेश हत्याकांड के फरार शूटर्स पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी रख दिया गया। यानी पुलिस अब मुख्यमंत्री योगी के अपराधियों और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाली कसम पूरा करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। और अब इस खबर का नजरिया 9। कई बार किसी नेता या मंत्री के साथ सिर्फ किसी आरोपी या अपराधी का फोटो होना ही यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि दोनों के बीच कोई रिश्ता हो या दोनों एक दूसरे के करीबी हो। फोटो ऑप वाले इस दौर में कुछ लोग अपने रुतबे और रसूख की झूठी नुमाइश के लिए किसी बड़े नेता के साथ फोटो खिंचवाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उस पर लिखते हैं कि आज फला नेता या फला मंत्री के साथ कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इसलिए फोटोबाजी के इस युग में नेताओं को भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि कौन उनके आसपास आकर फोटो खिंचवा रहा है। जहां छवियां कैमरे में उतारी जा रही हों, वहां छवि की रक्षा करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और सत्ता में अब हमारे उन जनप्रतिनिधियों की बात जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस युग में आपकी अगुवाई तो करना चाहते हैं, आपके वोट तो चाहते हैं, आपको 6G वाले विकास का सपना तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब खुद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात आती है तो पिछड़ जाते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे।
टेक्नोलॉजी से 2 गज की दूरी बनाने का यह मामला मध्य प्रदेश का है, जहां शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश करने का फैसला किया है, यानी बजट पेपर में नहीं छपेंगे। इसके लिए सभी विधायकों को टैबलेट बांटे जा रहे हैं ताकि वो बजट को डिजिटली एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के कई विधायक टैबलेट से बजट पेश करने और पेपर पर नहीं छापने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें तो टैबलेट चलाना ही नहीं आता, वो इसे पढ़ेंगे कैसे। इस पर बीजेपी ताने दे रही है और कह रही है कि कांग्रेस के लोग दावा करते हैं कि डिजिटल इंडिया के असली जनक तो राजीव गांधी हैं। ऐसे में जब तकनीक में आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है तो कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम ये मध्य प्रदेश की आपको खबर बता रहे थे, और मध्य प्रदेश में पेपरलेस डिजिटल बजट पेश करने की जो तैयारी चल रही है, इसके लिए 230 विधायकों को अब टैबलेट दिया जा रहा है और इस पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। विधायकों के लिए टैबलेट खरीदे गए हैं, विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए IT टीम बनाई गई है। विधायकों के बाद MP सचिवालय को भी पेपरलेस किया जाएगा, जिससे हर साल 54 करोड़ रुपए बचने की उम्मीद। सरकार की ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बातें कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। वो पेपरलेस डिजिटल बजट का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि विधायक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। 50% से ज्यादा विधायकों को टैबलेट चलाना नहीं आता है। टैबलेट चलाने की ट्रेनिंग पहले नहीं दी गई। सरकार बजट पर मुश्किल सवालों से बचना चाहती है। पिछड़े समाज के विधायकों को परेशानी होगी। इन तर्कों के साथ कांग्रेस विधायक बीजेपी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि चुनावी साल में टैबलेट से बजट पेश करना नाकामी छिपाने से ज्यादा और कुछ नहीं। वहीं बीजेपी से कांग्रेस विधायकों की नाकामी कह रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राजीव गांधी के जमाने में संचार क्रांति का दावा करने वाले विधायक 18वीं सदी में रह रहे हैं क्या। और MP में मचे टैबलेट वॉर पर कांग्रेस नेताओं के विरोध और बीजेपी नेताओं के तर्क भी अब आप सुन लीजिए और समझिए कि 5G वाली दुनिया में नेता किस तरह नाजी वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनको, पहले तो वो अपनी 2 मंत्रियों से इसको चलवा लें। एक पटेल साहब है, एक आदिवासी महिला मंत्री हैं, उनको भी नहीं आते। और ऐसे तमाम 230 विधायकों में से कम 50% से अधिक ऐसे विधायक हैं जिसको चलाना नहीं आता है। सरकार का ये अंतिम बजट सत्र है, आप उससे घबरा गए हो। आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि हम कुछ आवाज ही न उठा पाए, तो आप ये नया झुंझुना पकड़ा दे रहे हो। आपको वैकल्पिक व्यवस्था रखनी चाहिए। पूरी दुनिया में इवन सब्जी से लेकर और अब तो ढोल बजाने के बाद जो निछावर है वो तक डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हो रही है। कहाँ है ये कांग्रेस के नेता? किस युग में जी रहे हैं? क्या ये 18वीं सदी में ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को और मध्य प्रदेश को? सदन से मुंह चुराना चाहती है और टेप के माध्यम से भगना चाहती है। तो हमारा तो आरोप है कि सदन अगर बजट सत्र है तो पूरी चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए और मैनुअली होनी चाहिए, जो एक प्रथा रही है। उनके पास मोबाइल है कि नहीं है? मोबाइल वो चलाते कि नहीं चलाते? ट्वीट करना हो, सोशल साइट में जाना तो सब करेंगे। केवल टैबलेट जो कि सरकार बांट रही, डिजिटल की तरफ जा रही, इसलिए विरोध करना हम। विकसित हमारा प्रदेश अभी नहीं किया है कि हम जो है पूरे सभी विधायकों के हाथ में टेबलेट पकड़ के और वो बैठ जाए और विधानसभा में अपने प्रश्नोत्तरी कर ले और अपनी बातें कर ले। मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि हम पेपरलेस वर्क की ओर जा रहे हैं। तो कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश में भले ही टैबलेट से बजट पढ़ने और विधायकों को टैबलेट देने का विरोध करें, लेकिन 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पढ़ाई में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप देने की बात कही थी। लेकिन अब जब विधायकों को फ्री टैबलेट दिया जा रहा है, उन्हें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने की कोशिश हो रही है, तो वो विरोध कर रहे हैं। वैसे देश में पेपरलेस बजट की शुरुआत 2021 में हुई। कोरोना के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पेपरलेस बजट का आइडिया सामने आया। 2021 में निर्मला सीतारमण ने टैबलेट से बजट पेश किया था। इसके बाद कई राज्यों में टैबलेट से बजट पेश किए गए। 2022 से दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में अब टैबलेट से ही बजट पेश किए जा रहे हैं। वैसे भारत में डिजिटल क्रांति बहुत तेजी से हो रही है। डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1 है। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं,
देश के 80 से ज़्यादा शहरों में 5G इंटरनेट स्पीड है। भारत में करीब 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें गांव की हिस्सेदारी 50% के करीब है। लैपटॉप यूजर्स की बात करें तो 2022 में भारत में करीब 1 करोड़ 20 लाख लैपटॉप बिके थे। इस खबर पर नजरिया 9 ये है कि नेताओं को टेक्नोलॉजी से दूरी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन किसी तरह के बदलाव से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे नेता टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो और वो उसका सही इस्तेमाल कर पाएं। हालांकि जो नेता टैबलेट से बजट पेश करने का विरोध कर रहे हैं, उनके पास टैबलेट से छोटे और महंगे मोबाइल फ़ोन होंगे, जिसे वो बड़े आराम से चलाते होंगे, अच्छे फ़ोटो खींचते होंगे, मैसेज करते होंगे और इंटरनेट पर बहुत कुछ सर्च भी करते होंगे। लेकिन टैबलेट उनके लिए सत्ता का प्रतीक है। एक एंगल ये भी है कि टैबलेट का विरोध दरअसल सरकार का विरोध है। फिर भी अगर वाकई टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ऐसे सभी नेताओं के लिए ट्रेनिंग कैंप का प्रबंध होना चाहिए। और अब मौसम की सत्ता की बात, जिस पर एक बार फिर से गर्मी का कब्जा हो गया है और कब्जा ऐसा हुआ है कि फरवरी खत्म होने से पहले मई और जून वाली गर्मी आ गई है। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ ही दिनों में ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सोचिए, अब जब अभी इतनी गर्मी हो रही है और बिजली चली जाए तब क्या स्थिति बनेगी। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस बार गर्मी में ऐसा होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग लगभग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। ज़्यादातर पावर स्टेशन ने कोयले की डिमांड बढ़ा दी है। घरेलू कोयला खदानों पर दबाव कम करने के लिए कोयले का आयात किया जा रहा है। अगले 3 महीने तक पूरी क्षमता से बिजली प्रोडक्शन का भी प्लान है। बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ रही है, जिस पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की नजर है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इस साल अप्रैल में बिजली की मांग रिकॉर्ड 229 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। जनवरी में ही बिजली की पीक डिमांड 211 गीगावाट पर पहुंची गई थी। यह पिछले साल गर्मियों में ऑल टाइम हाई के करीब थी। पिछले हफ्ते कुछ क्षेत्रों में तापमान नॉर्मल से 11 डिग्री ऊपर रहा। जाहिर है ऐसे में पावर डिमांड बढ़ती है। पिछले 10 साल में प्रति व्यक्ति बिजली की मांग 341 किलोवाट के हिसाब से बढ़ी है। अब जब सर्दी में ही इतनी बिजली की ज़रूरत पड़ रही है तो गर्मी में क्या हालात होने वाले हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। बिजली की मांग बढ़ने से कोयले का संकट पैदा हो गया है। भारत में 70% से ज़्यादा बिजली कोयले से बनती है। बिजली स्टेशनों पर कोयले का भंडार वर्तमान में 45 मिलियन टन के टारगेट से काफ़ी नीचे है, जिसे सरकार ने मार्च के अंत तक पूरा करने को कहा है। अगर ये पूरा नहीं हो पाया तो बिजली संकट तय है। सुनिए इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। गर्मी बढ़ने के कारण से बिजली की मांग बढ़ी हुई है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि भारत में 4 लाख मेगावाट से अधिक की उत्पादन क्षमता है और जो फोरकास्ट यह है कि अप्रैल मई के महीने में 2,29,000 मेगावाट तक बिजली की मांग पहुंच सकती है। अगर 4 लाख मेगावाट से अधिक की हमारी उत्पादन क्षमता है तो 2,29,000 मेगावाट की बिजली की मांग को पूरा करना कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन स्थिति आज यह है कि लगभग 60,000 मेगावाट क्षमता के ताप बिजली घर जो कोयले पर आधारित है या उनमें से कई गैस पर आधारित है, वह बंद पड़े हुए हैं। बंद इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत भी बढ़ गई है और गैस की कीमत भी बढ़ गई। तो इस पर नजरिया 9 ये है कि आप में से बहुत से लोगों को वो दौर याद होगा जब घंटों के इंतजार के बाद बिजली आती थी तो बच्चे तालियां बजाकर, उद्घोष करके, चीख कर बिजली आने का स्वागत करते थे और कहते थे आ गई। लोग खुश हो जाते थे क्योंकि पहले कम देर के लिए बिजली जाती थी, ज़्यादा देर के लिए बिजली जाती थी। जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, कोयले की डिमांड बढ़ी है, उससे डर है कि कहीं वो दौर फिर से वापस ना आ जाए। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये राजधानी दिल्ली के पास गुरुग्राम की है। ये आज की सबसे वायरल तस्वीर है। इस तस्वीर में जो 2 लोग दिख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर वर्ल्ड फेमस हो रहे हैं और ये प्रचार उन्हें एक फूल वाले गमले की चोरी के कारण मिला है। वैसे तो कोई गमले की चोरी कर ले तो इसे छोटी चोरी माना जाता है, इसे नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते करते पूरे देश की नैतिकता पाताल लोक में पहुंच जाती है। सोचिए, दिल्ली के पास गुरुग्राम में G20 का एक कार्यक्रम हो रहा है। मेहमानों को शहर सुंदर लगे इसके लिए वहां गमले रखे गए थे, फूल लगाए गए थे, लेकिन इतने में करीब 30 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत वाली एक लग्जरी
गाड़ी में इन गमलों के पास में आकर के उसको रोक करके उस टेल गेट, जिसे आम बोलचाल की भाषा में डिक्की कहा जाता है, वो खुलती है और गाड़ी लेकर आए दो लोग बड़े आराम से गाड़ी से उतरते हैं और फिर वो गमलों को चुन चुन कर गाड़ी में रखना शुरू कर देते हैं। अब गमला चोरी की ये तस्वीर वायरल हो रही है। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों तक भी खबर पहुंच गई होगी। वो भी सोच रहे होंगे कि भारत में कैसे कैसे तेजस्वी लोग हैं जो महंगी गाड़ी में 100-200 रुपए का गमला चोरी करने आते हैं, जिन्हें शहर की सुंदरता और देश की छवि तो छोड़िए, अपनी छवि की भी चिंता नहीं। और सत्ता में अब आपको सियासत की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, वाद विवाद है, लेकिन धैर्य, शुचिता और संयम नहीं है। लोकतंत्र में जिसकी उम्मीद जनता को नेताओं से रहती है। बिहार विधानसभा परिसर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों में विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते मामला खींचतान और धक्का मुक्की तक पहुंच गया। हालात ये हो गए कि दोनों के इस विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को बीच बचाव करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। ऐसे भाषा पर कर दो, ऐसे नहीं कि आपको जगह दे रहे हैं। आप यही आप आइए ना भाई, अरे ऐसे कहा बोल रहे हैं जी, एक खबर हो जाएगा। आप यही आप आइए ना भाई, आप आइए ना, अरे ऐसे कहा बोल रहे हैं जी, आइए आप इधर क्या करें। तो सत्ता की लड़ाई है और खासतौर से तब जब कैमरे सामने हो तो लड़ाई और लाजमी हो जाती है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप जरूर करें।